मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी से। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर है कारक, जिसको हम अंग्रेजी में केस कहते हैं, इसके संबंध में पढ़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कारक एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और हर प्रतियोगी परीक्षा में कारक से कुछ प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यहाँ पर जो भाग 1 है, इस भाग 1 में हम कारक क्या है, कारक के कौन कौन से भेद हैं आदि के बारे में हम पढ़ेंगे और भेद का अलग अलग वर्णन पढ़ेंगे। इसका ही भाग 2 इसके बाद आने वाला है, जिसमें हम कर्ता और कर्म कारक जिनकी विभक्तियाँ ना होने पर हम उसकी कैसे पहचान करेंगे, कर्म कारक संप्रदान कारक में क्या क्या अंतर हैं, क्योंकि दोनों की विभक्तियाँ एक जैसी होती हैं। करण कारक और अपादान की विभक्तियाँ भी एक जैसी होती हैं, इनकी कैसे पहचान करें ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कारक के इस वीडियो को पूरा देखें और इसके पश्चात सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला भाग 2 है कारक का, वो आपको शीघ्रता से प्राप्त हो जाए। तो आइए अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे, अब इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। नंबर 1, कारक क्या है। नंबर 2, विभक्ति या परसर्ग या जिसको क्या कहलाते हैं, जिसको हम कारक चिन्ह कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तीसरा है कारक के प्रकार, जो प्रमुख रूप से 8 प्रकार होते हैं। उसमें 8 प्रकार में कर्ता कारक क्या है, कर्म कारक क्या है, करण कारक क्या है, संप्रदान कारक क्या है, अपादान कारक क्या है, संबंध कारक क्या है, अधिकरण कारक क्या है और संबोधन कारक क्या है। इन 8 प्रकार का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे उदाहरण सहित। तो ये इस वीडियो में हम देखेंगे। आगे देखें अब हम सबसे पहले कारक, जिसको अंग्रेजी में केस भी कहते हैं, इसकी परिभाषा देखिए, इसको समझे हम कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। अर्थात अगर हम देखें कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्द और विशेष रूप से क्रिया शब्द के साथ उनका जो संबंध जाना जाता है, वो कारक कहलाता है। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम के क्रिया से जुड़ने वाले चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। अब कारक जो चिन्ह होते हैं, जो क्रिया से जुड़ते हैं, क्रिया के रूप में जुड़ते हैं, वो कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक शब्द एवं कारक चिन्ह 2 अलग अलग होते हैं। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये होता था कि कारक शब्द को ही हम कारक चिन्ह समझ लेते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। इस उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट पता लग जाएगा कि कारक क्या है और कारक चिन्ह क्या है। पहला है श्याम ने आम खाया। दूसरा देखें हम, राम ने सविता को पुस्तक दी। तीसरा अगर हम देखें तो राम ने रावण को बाण से मारा। इसमें जो लाल से लिखा है वो कारक चिन्ह है और बाकी उसके पहले आने वाला शब्द वो कारक है, तो कारक शब्द कहलाता है। उपरोक्त वाक्यों में देखें ने, को, शे, ये कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं जिनको, और इसके पूर्व आने वाले जो शब्द हैं वो कारक कहलाते हैं। ये हो गए कारक और कारक के। आगे हम देखेंगे विभक्ति। विभक्ति चिन्ह, जिसको हम कारक चिन्ह भी कहते हैं, जिसको हम परसर्ग भी कहते हैं, इसके संबंध में व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के आगे लगा हुआ चिन्ह विभक्ति चिन्ह कहलाता है। इसी विभक्ति चिन्ह को हम कारक चिन्ह भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। इससे पता चलता है कि उस शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है, अर्थात क्रियापद से क्या संबंध है, इस कारक चिन्ह के माध्यम से हमको पता लग पाता है। विभक्ति चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं। जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि विभक्ति चिन्ह को कारक चिन्ह भी कहते हैं और परसर्ग भी कहते हैं। अब कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह क्या कहलाता है, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह क्या कहलाता है। ने, को, से, द्वारा, के लिए, का, के, की,
ना, नी, रा, री, रे, मैं, पर, हे, अरे, ओह इत्यादि ये कारक चिन्ह हैं। अब कारक के प्रकार देख ले हम कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कुछ विद्वान 6 या कुछ 7 बताते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कारक 8 प्रकार के होते हैं। ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इनका ये क्रम भी निर्धारित है, इसी क्रम में हमको याद करना चाहिए। आगे देखिए हम कारक और उनके विभक्ति चिन्ह। कारक और उनके विभक्ति चिन्ह, ये जो चार्ट है ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इसी चार्ट के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है ने, और इसका अर्थ होता है कर्ता कारक अर्थात काम करने वाला या कार्य करने वाला। दूसरा है कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को। इसका अर्थ अगर हम जाने तो जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े, जो कार्यकर्ता ने जो कार्य किया है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक कहलाता है। तीसरा है करण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह से या द्वारा होता है, जिसके द्वारा कर्ता काम करे अर्थात जिसके द्वारा कर्ता कार्य करता है वो करण कारक कहलाता है। चौथा है संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को, के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए अर्थात संप्रदान कारक किसके होता है, जिसके लिए क्रिया की जाती है। पांचवा है अपादान कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है से, जिसका जो अलग होना या जिससे अलगाव का प्रतीक होता है वो अपादान कारक कहलाते हैं। इसके बाद छठवा है संबंध कारक, जिसमें का, के, की, ना, नी, रा, री, रे, ये अन्य पदों से संबंध जिसका रहता है, मतलब जिसका इसके माध्यम से इसका अर्थ है संबंध कारक अर्थात अन्य पदों से जिसका संबंध व्यक्त की जाती है वो संबंध कारक कहलाता है। सातवां है अधिकरण कारक, जिसका है में और पर विभक्ति चिन्ह है, ये क्रिया का आधार होता है, मतलब जिसके आधार पर क्रिया की जाती है वो अधिकरण कारक का हो जाता है। और आठवां है संबोधन कारक, हे, अरे, अजी, इसमें किसी को पुकारना या बुलाना होता है तो ये संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन करके जिसको बुलाया जाता है वो संबोधन कारक। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि कर्ता कारक और कर्म कारक, इन दो कारकों में कई बार विभक्ति चिन्ह नहीं दिया रहता है। ऐसी स्थिति में इनको कैसे पहचानें, इसके संबंध में कारक का जो भाग 2 का वीडियो है उसमें आपको विस्तृत रूप से समझाया जाएगा। इसी के साथ भाग 2 के वीडियो में करण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह से है, और अपादान कारक, इसका भी विभक्ति चिन्ह से है। ऐसी स्थिति में हमको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये करण कारक है या अपादान कारक, तो इसके संबंध में भी वीडियो जो है वो भाग 2 के जो कारक का वीडियो है उसमें विस्तृत रूप से समझाया गया है। इसी के साथ अगर हम देखें तो को जो है कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह को है, और को दोनों आने पर हम ये कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कर्म कारक है या संप्रदान कारक। तो इसके लिए भी भाग 2 का इसका जो वीडियो है उसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो ये इसको और याद करने का यही है कि कर्ता ने कर्म को करण से ये द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, नानी, रा, री, रे, अधिकरण मैं, पर, और संबोधन हे, अरे, अजी। इस तरह के ये इसको हम रट लें तो भी हम कारक को आराम से पहचान सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए आगे हम एक एक का अलग अलग अध्ययन करें। सबसे पहले है कर्ता कारक अर्थात काम या कार्य करने वाला, ये कर्ता कारक कहलाता है। जिस रूप में क्रिया कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक होता है, अर्थात कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं।
कर्ता कारक की विभक्ति ने है, कर्ता कारक की विभक्ति ने है। हम प्रश्नवाचक शब्दों के द्वारा भी कर्ता का पता चला सकते हैं। आगे हम जब उदाहरण देखेंगे उसमें प्रश्न करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि हम ये कर सकते हैं। उदाहरण देखिए पहला, कि राम ने रावण को मारा। इसमें स्पष्ट है कि मारने का कार्य किसने किया, मारने का कार्य किसने किया, तो राम ने किया। तो किसने मारा, प्रश्न करते हैं हम, तो किसने मारा, राम ने। तो यहाँ पर जो राम ने है ये हमारा कर्ता और कारक है और इसका चिन्ह है। यहाँ पर ने चिन्ह लगा हुआ है और राम ये कारक शब्द है। तो इस तरह से राम ने। इसी तरह लड़की ने पत्र लिखा, तो किसने पत्र लिखा, लड़की ने। तो ये भी यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि कर्ता यहाँ पर कौन है, लड़की है, तो ये कर्ता कारक हो जाएगा। इसी तरह तीसरा जो वाक्य देखे हम कि सोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर कुछ वाक्य ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें कारक चिन्ह नहीं लगा होता है, जैसे इस वाक्य में नहीं लगा है। तो विभक्ति का वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता, अर्थात जहाँ वर्तमान काल या भविष्य काल में इसका प्रयोग नहीं होता, विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए सोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें मतलब विभक्ति नहीं लगी है। तो तीसरे वाक्य में कारक चिन्ह नहीं लगा, ऐसी स्थिति में कर्ता कारक पता करने के लिए प्रश्नकर्ता कर्ता का पता लगा सकते हैं, मतलब प्रश्न करके कर्ता का पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन पुस्तक पढ़ता है, तो उन्होंने कहा किसने पुस्तक पढ़ी, तो सोहन ने। तो यहाँ पर सोहन ने आ जाएगा। इस तरह से ये कर्ता कारक आपको पता लग जाएगा। अगला हम देखें, आगे हम देखें दूसरा है कर्म कारक, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। क्रिया के कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। जैसे, और इसकी कर्म की विभक्ति को है, कर्म की विभक्ति चिन्ह कौन सी है, को है। उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे कि गोपाल ने राधा को बुलाया, इसमें को विभक्ति लगी है, इसलिए मतलब ये कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। तो यहाँ पर बुलाना क्रिया हो गया, बुलाना क्या हो गया, ये क्रिया हो गई, और कर्ता क्या है, गोपाल, और किसको बुलाया, राधा को। अर्थात क्रिया का जो फल किस पर पड़ रहा है, राधा पर। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ बुलाने के कार्य का प्रभाव राधा पर पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। दूसरा वाक्य अगर हम देखें, गुरुजी को सम्मान दो, गुरुजी को सम्मान दो में सम्मान देने का प्रभाव गुरुजी पर पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ये कर्म कारक हो जाएगा। और को विभक्ति लगी है, जो भी पहचान पड़ती है वो कर्म कारक की पहचान है। तीसरी विभक्ति, तीसरा है श्याम पुस्तक पढ़ता है। तीसरे वाक्य में श्याम पुस्तक पढ़ता है में को कारक चिन्ह नहीं लगा है, किंतु वाक्य में प्रश्न करने पर हम मतलब इसको जान सकते हैं कि क्या पढ़ता है, तो किसको पढ़ता है, पुस्तक, श्याम पुस्तक पढ़ता है। तो किसको पुस्तक पढ़ता है, तो किसको पढ़ता है, तो पुस्तक को पढ़ता है। तो यहाँ पर हमारा ये कर्म कारक पता लग जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये बात मैं बता देता हूँ कि विभक्ति का प्रयोग केवल सजीव के साथ होता है, निर्जीव के साथ नहीं होता। यहाँ पर पुस्तक कैसी है, निर्जीव है, इसलिए इसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। जबकि ऊपर के वाक्य में हम देखेंगे कि राधा और गुरुजी ये सजीव हैं, इसलिए यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे हम देखेंगे करण कारक, जिसके द्वारा कर्ता काम करे या साधन की बात करते हैं। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, मतलब कोई साधन की बात करते हैं, उसे हम करण कारक कहते हैं। अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वह करण कारक कहलाता है। करण की विभक्ति चिन्ह से के द्वारा होता है। उदाहरण देखेंगे हम कि
अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। अर्जुन कर्ता हो गया, मारना क्रिया हो गया। अब अर्जुन ने जयद्रथ को किससे मारा, किस साधन से मारा था? तो यहाँ पर स्पष्ट है कि बाण से मारा था। इसलिए यहाँ पर बाण से जो है ये, क्योंकि ये इस साधन का उपयोग किया था, ये करण कारक आ जाएगा। इसी तरह बालक गेंद से खेल रहे हैं। बालक किससे खेल रहे हैं? गेंद से खेल रहे हैं। तो यहाँ पर गेंद से खेल रहे हैं, इसका अर्थ हो जाएगा कि ये करण कारक है। अंग विकार में भी करण कारक होता है। जैसे कई बार अंग विकार हो जाते हैं, उसमें भी करण कारक का होता है। जैसे मोहन आँखों से अंधा है, तो यहाँ पर आँखों से, चूँकि ये अंग विकार है, यहाँ पर भी करण कारक होता है। याद करने के लिए कई बार परीक्षा में इस तरह के पूछ लिए जाते हैं। आगे हम देखेंगे संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए। संप्रदान का अर्थ होता है देना। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। अर्थात कुछ देने का बाद जो भाव होता है वो संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को के लिए है। उदाहरण देखेंगे, राधा ने रेखा को पुस्तक दी। यहाँ पर देने का भाव है। राधा ने रेखा को पुस्तक दी, यहाँ देने का भाव है, तो ये संप्रदान कारक है। इसी तरह नेताजी ने गरीबों को कंबल दिए, ये भी संप्रदान कारक है। रामा माँ के लिए दवाई लाई, तो रामा माँ के लिए क्या लाई है? यहाँ के लिए शब्द विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो रामा माँ के लिए दवाई लाई, तो रामा माँ के लिए दवाई लाई है, तो यहाँ भी देने का भाव है, ये संप्रदान कारक है। स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, अर्थात स्वास्थ्य के लिए जो है, मतलब अपने स्वास्थ्य के लिए अगर हम सूर्य को नमस्कार करते हैं, तो ये भी संप्रदान कारक का उदाहरण है। पिताजी ने बेटे के लिए खिलौने लाए, तो यहाँ पर खिलौने लाने का मतलब पिताजी अपने बेटे को क्या कर रहे हैं? देने का भाव है कि खिलौने दे रहे हैं, तो खिलौने के लिए लाए, ये भी संप्रदान कारक का एक उदाहरण है। आशा ही आपको ये पसंद आया होगा। आगे देखेंगे अपादान कारक। अपादान कारक अलग होना जिससे अलगाव हो, मतलब ये दो हो गए, एक तो अलग होना या जिससे अलगाव हो, इस बात को प्रकट करता है, वो अपादान कारक है। ये देखेंगे हम आगे, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है, वहाँ अपादान कारक होता है। अर्थात एक वस्तु जब दूसरी वस्तु से अलग होती है तो वो अपादान कारक होता है। इसके साथ ही यहाँ पर एक बात और मैं विशेष रूप से बतला देता हूँ कि जो कई जगह बताया नहीं जाता है। इसके साथ ही जहाँ डर, लाज, दूरी का भाव, सीखना, पहचान करना आदि का बोध हो, वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। इसकी विभक्ति चिन्ह से है। इसकी पहचान किससे या जैसे प्रश्नवाचक शब्द से की जा सकती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बच्चा छत से गिर पड़ा, इसका विभक्ति चिन्ह क्या हो गया? से। और बच्चा छत से गिर पड़ा अर्थात छत से उसका अलगाव हो गया, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये अपादान कारक हो जाएगा। इसी तरह पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा अर्थात पेड़ से अलग होने का भाव है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये अपादान कारक हो जाएगा। अब अगला हम देखेंगे, वह शेर से डरता है। मैंने जैसे ही आपको बताया था कि इसके साथ ही जहाँ डर, लाज, दूरी का भाव, सीखना, पहचान आदि का बोध हो, वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। तो वह शेर से डरता है, यहाँ डर का भाव है। यहाँ कौन काय का भाव है? डर का भाव है, और डर के कारण वह शेर से दूर जाना चाहता है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। बहू जेठ से शर्माती है, और शर्माने के बाद क्या होता है? जनरली हम अलग होना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर भी अपादान कारक है। दिनेश गुरुजी से व्याकरण सीखता है, यहाँ सीखने का जो भाव है ये भी अपादान कारक के अंतर्गत आता है। कई बार परीक्षा में इस तरह के पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए याद रखें। अगला देखेंगे हम संबंध कारक, जिसका शब्द से ही स्पष्ट है कि अन्य पदों से जिसका संबंध हो। अब परिभाषा देख लें, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का
दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वहाँ संबंध कारक होता है। वहाँ लिखा गया है वहाँ संबंध कारक होता है। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री आदि है। उदाहरण देखेंगे हम। यह राधे श्याम का बेटा है, अर्थात यहाँ पर राधे श्याम का बेटा है, तो ये चूँकि संबंध बता रहा है, यहाँ पर संबंध कारक है। वह श्यामा की गाय है, तो यहाँ विभक्ति चिन्ह का, के, की है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर क्या हो रहा है, श्यामा का संबंध किससे बताया जा रहा है, गाय से, तो ये संबंध कारक है। राम का भाई आया, तो यहाँ राम का भाई, राम और उसके भाई का संबंध बता रहा है, इसलिए ये भी संबंध कारक है। यश के पिताजी शिक्षक है, तो यश का उसके पिताजी से संबंध बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी संबंध कारक है। और राधा की पुस्तक वहाँ है, राधा की पुस्तक वहाँ है, तो राधा का संबंध पुस्तक से बताया जा रहा है, इसलिए ये संबंध कारक है। तो यहाँ पर संबंध कारक ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसके पश्चात आगे हम देखेंगे अधिकरण कारक, क्रिया का आधार। सातवां ये है जो क्रिया का आधार होता है, अर्थात परिभाषा देखेंगे कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। तो अधिकरण का अर्थ होता है मतलब आधार। इसका विभक्ति चिन्ह में, पर है। इसकी पहचान किस में, किस पर या किस पे जैसे प्रश्नवाचक शब्द से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये में और पर इसके क्या हो जाते हैं, विभक्ति चिन्ह हो जाते हैं। और अगर हम प्रश्न करें कि किस में, किस पर या किस पे, तो ऐसे प्रश्न अगर जब हम करते हैं तो अपने आप हम निकल जाता है कि ये अधिकरण कारक है। जैसे भंवरा फूल पर मंडरा रहा है, भंवरा फूल पर क्या कर रहा है, मंडरा रहा है। तो अगर हम जैसे मान लो प्रश्न करें कि भंवरा किस पर मंडरा रहा है, तो फूल पर, तो अपने आप पता लग जाएगा कि अधिकरण कारक है। इसी तरह कमरे में टीवी रखा है, किस में टीवी रखा है, तो कमरे में टीवी रखा है, तो ये अधिकरण कारक है। कमल तालाब में खिलते हैं, तो कमल किस में खिलते हैं, तो तालाब में खिलते हैं, तो यहाँ पर ये भी अधिकरण कारक है। और गैस पर खाना पक रहा है, खाना किस पे पक रहा है, गैस पर, तो ये भी अधिकरण कारक का एक उदाहरण है। ये हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। अगला देखेंगे और आखिरी है जो संबोधन कारक। किसी को पुकारना या बुलाना, किसी को पुकारने और बुलाने के लिए हम संबोधन कारक वाक्य का प्रयोग करते हैं और इस संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। परीक्षा देख लें। जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओह है। उदाहरण देखेंगे कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर संबोधन है अरे भाई, और इसमें एक संबोधन चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। ये जो लगा हुआ है ये संबोधन चिन्ह है ऐसा वाला। हे गोपाल यहाँ आ जाओ, तो इसका भी हम ये संबोधन वाक्य है कि गोपाल को संबोधित करते हुए। कभी कभी बिना विभक्ति के वाक्य भी संबोधन कारक होते हैं, जैसे बच्चों, यहाँ पर हे, अरे, ओह आदि नहीं लगा, बच्चों, लेकिन ये संबोधन कारक चिन्ह का प्रयोग ये किया गया है, तो ये बच्चों पढ़ाई कर लो, ये भी संबोधन कारक वाक्य है। भाइयों और बहनों, और फिर ये संबोधन कारक चिन्ह लगा हुआ, ध्यान से सुनिए। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि भाई और बहनों, और ये उसी का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो ये आज कारक भाग 1 का वीडियो पूर्ण हुआ, और इसके बाद भाग 2 देखना ना भूलें, क्योंकि भाग 2 इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न ज़्यादातर भाग 2 से ही पूछे जाते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे सब्सक्राइब करिएगा ताकि भाग 2 का वीडियो आपको सहजता से प्राप्त हो जाए, और लाइक करिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।